टैलेंटेड किया है? चलिए एक बार जोर से घोष लगाइए, क्योंकि आपका उत्साह देखकर मेरे को लगा कि मुझे भी शुरुआत घोष से ही करवानी चाहिए। भारत माता की बहुत जगह जाता हूँ पर इतनी तेज आवाज आती नहीं, क्या बात है? क्या कुछ सिस्टम वैसा लगाया है? मैं बोलता हूँ जय स्वदेशी, आप लोग बोलेंगे जय जय स्वदेशी। जय स्वदेशी, जय स्वदेशी। मैं बोलता हूं स्वरोजगार अपनाएंगे, आप लोग बोलेंगे देश समृद्ध बनाएंगे। स्वरोजगार अपनाएंगे, स्वरोजगार अपनाएंगे। मैं बोलता हूं गांव शहर की एक पुकार, आप लोग बोलेंगे उद्यमिता और स्वरोजगार। ठीक है, गांव शहर की एक पुकार, गांव शहर की एक पुकार। एक चीन का मामला भी बड़ा अटका है, क्योंकि बॉर्डर पर वो हमारे सैनिकों के लिए परेशानी है और देश के अंदर वो हमारे रोजगार के लिए बड़ी परेशानी है, इसलिए उसको तो बाइकआउट चाहिए। तो मैं बोलता हूं चाइनीज वस्तु छोड़कर, आप लोग बोलेंगे बोलो वंदे मातरम। चाइनीज वस्तु छोड़कर, चाइनीज वस्तु छोड़कर, भारत माता की। बहुत ही सम्माननीय हमारे श्रीमान अरुण सिंह जी, जो हमारे पार्टी के महामंत्री भी हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, और जब आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को ध्यान में आएगा वो केवल राजनेता नहीं है, अन्यथा भी उनका अच्छा उच्च स्तर का और विचार की प्रक्रिया है, थॉट प्रोसेस है। तो अच्छा है आज वे हमारे यहाँ पर चीफ गेस्ट के नाते से यहाँ उपस्थित हैं, उनका अभिनंदन है। श्रीमान डॉक्टर सचिन गुप्ता जी, जो अभी भी हम बोल करके, मेरे को लगता है जो चांसलर लोग होते हैं वो चीजें मैनेज करना जानते हैं, वो उद्बोधन करना वरना उनके बस का ज्यादा नहीं होता, पर आज मुझे अपनी धारणा में थोड़ा चेंज करना पड़ रहा है आज सुनने के बाद। डॉक्टर तन्मय गोस्वामी जी, बहुत ही नोबल हमारे यहाँ के वाइस चांसलर हैं। श्री पूर्ण डावर जी, जो यहाँ पर आज हमारे उद्योगपति हैं और यहाँ आए हुए हैं। श्री प्रकाश भारद्वाज जी, एक्चुअली मैं सोच रहा था कि प्रकाश भारद्वाज जी को सुनने के लिए तो सारी ऑडियंस है, आज हमारा रूखा सूखा भाषण कौन सुनने वाला है? ये लोग आज आपके चक्कर में आए बैठे हैं या आपको बुलाया इसलिए गया है कि वैसे तो पता नहीं आए ना आए, कह दो प्रकाश जी आ रहे तो फिर बाकियों का भी सुन लेंगे। एक बार जोरदार ताली बजा दो जरा। हमारे विभाग संचालक वीरेंद्र मिश्रा जी और डॉक्टर रजनीश त्यागी जी, एक बात मैं शुरू में बोलता हूँ कि भाई क्या हुआ है कि आज मैं सोचा था और मैं पूछ भी रहा था, इन दिनों में सारे देश में बेरोजगारी को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं, डोंट बी जॉब सीकर बी जॉब प्रोवाइडर, ये बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं तो थ्योरी बोलता हूँ, अरुण सिंह जी भी थ्योरी बोलेंगे, और स्टार्टअप पे बड़ी अभी मैं कुछ आंकड़े वगैरह भी देने वाला हूँ छोटे मोटे, लेकिन वास्तव में इतना बड़ा स्टार्टअप कि मैंने पूछा अभी अपने वीसी साहब से कि हमारी इस यूनिवर्सिटी में कुल फैकल्टी कुल टीचर कितने होंगे, उनका 400 के लगभग, नॉन टीचिंग कितना होगा 300 के लगभग। मैं कह रहे बाप रे, इतना तो हमारा कोई मेंबर पार्लियामेंट, मैं पूछता हूँ अपने कई एमपी से कि आपने कितने लोगों को रोजगार दिया, तो कोई मुश्किल से 50-100 बताते हैं। तो हमारे सचिन जी का स्टार्टअप यानी यूनिवर्सिटी, इसने 700 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार दिया, ये तो पता है। ऐसे ही अब मुझे मालूम नहीं है, हमारे जो पूर्ण डावर जी आए हैं, लेकिन उनकी इंडस्ट्री और उनके मैं सुना था, मुझे मालूम नहीं कितने लोगों को आपके रोजगार के उसमें आ गए होंगे। 10,000 करोड़ का हमारा टोटल है, 3,500 इंडस्ट्री में काम करते हैं। ओ क्या बात है। और प्रकाश जो है इस बात का उदाहरण, इस बात का कि भाई छोटे से गांव से लेके आज मुंबई की इंडस्ट्री में रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे परवल को।
एक बार इन 3 लोगों के नाम पे जो एक्चुअली ऐसे नहीं गई इतने उससे स्टैंडिंग ओवेशन बनता है इन लोगों के लिए। खड़ा होकर जाए। भारत माता की। ऐसे ताली तो मुझे बजवानी थी, लेकिन मुझे स्टैंडिंग ओवेशन में करने का विचार इसलिए है, मैं सोचे 1 घंटा 5 मिनट से बैठे हैं सारे के सारे बाप रे क्या करें। और भी थोड़ा सुनना है, थोड़ी बहुत तो उस मैडम की के एक वाक्य से आपको आशा की किरण बंदी की 2 शब्द बोलेंगे, तो वो भी मैंने बंद करा दी। नहीं मैं तो पर्याप्त बोलूंगा। तो मैं क्या ऑडियंस जरा वो हो जाए, तो इसलिए आपको स्टैंडिंग ओवेशन है। अदरवाइज तालियां तो केवल सिंपल बजवानी थी, स्टैंडिंग ओवेशन का एक एडिशनल कारण भी था। जो भी हो, मैं जानता हूं इस समय पर कैसे फंसे पड़े हैं। उधर पीछे टीचर खड़े भी हैं, लेकिन एक बात सुन लो भाई, अब आधा पौना घंटा बैठा तो और है, वेदर बाई कंपल्शन और बाई चॉइस। अगर आप इस कंपल्शन को ही चॉइस बना लो तो आप भी सुखी तो हम भी सुखी। नहीं तो जब तक जो मुझे समय दिया है उतना तो बोलना है और आपको सुनना है। एनीवे, ठीक है, थोड़ा कम टू सब्जेक्ट पर आते हैं। एक मैं पूछता हूं आप लोगों से, आप लोगों में से जिन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम पहले भी सुना है, वो जरा एक बार हाथ लगा दें। ये तो ठीक नहीं है लगता, नहीं हो सकता। अरुण जी तो खुश है कि हाँ सुना है इतना। नहीं, अभी यहाँ पर सुन लिया। आगे मैं पूछ रहा हूं कि आज से पहले, यानी 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, हैं? नहीं सुनिए, अभी कार्यक्रम था, कार्यक्रम में सुन लिया, ये छोटा मोटा इसको छोड़ो। लेकिन अगर 5-7-10 दिन पहले भी आपसे पूछते कि जिन्होंने दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम सुना है, वो जरा हाथ करें। अच्छा, बड़ा नंबर है। उनके बारे में कोई छोटा मोटा आर्टिकल, कोई उनका यूट्यूब पर भाषण तो शायद नहीं होगा उनका, बट उनके बारे में भाषण बहुत है यूट्यूब पर। उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, सुना है, ऐसा कोई आधा घंटा पौना घंटा किसी ने दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में एक 15-20 मिनट 25 मिनट का कोई पढ़ा हुआ या है, वो रहा करो। इधर के तो थोड़े बहुत होंगे, उधर तो बहुत कम होंगे। ऐसे ही गांधी जी की जो सबसे एक ही उन्होंने लिखा ठीक ढंग का हिंद स्वराज्य, 40 पृष्ठ का उनका डॉक्यूमेंट है। आप में से किसी ने गांधी जी का वो हिंद स्वराज्य पढ़ा है क्या? 2-3 लोग या थोड़ा बहुत? इधर ध्यान कर लीजिए भाई, भारत को 20वीं पंडित दीनदयाल जी ने हमारे संघ के एक वर्ग में कहा कि संघ के संसद, क्योंकि वो आरएसएस से थे बेसिकली, पंडित दीनदयाल जी ने कहा संघ के संसद को राजनीति से दूर रहना चाहिए, दिस इज वन थिंग। अगला वाक्य उन्होंने बोला, जैसे कि मैं हूं। दीनदयाल जी ने कहा जैसे कि मैं हूं। एट द सेम टाइम ही वाज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ जनसंघ। क्यों? क्योंकि पंडित जी को राजनीति कभी दूर तक छू नहीं गई। गांधी जी को जैसे स्वतंत्रता आंदोलन के समय पर नोहा खाली थे, ऐसे दीनदयाल जी इस देश और समाज का उद्धार कैसे हो, इस देश और समाज की जो बेरोजगारी है वो दूर कैसे हो, आर्थिक उन्नति कैसे हो, भ्रष्टाचार दूर कैसे हो, एक स्वस्थ अपना स्वावलंबी देश कैसे बने, इसके ऊपर ही संपूर्ण चिंतन करते हुए एक आत्मानंद दर्शन का रचयिता हो। ये 25 सितंबर से 2 अक्टूबर ये स्वदेशी सप्ताह, 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन, 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्मदिन, उस दिन लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन होता है। इन 2 महापुरुषों ने 1950 तक स्वदेशी और स्वराज्य, इसका विचार, इसका उद्घोष, इसका संपूर्ण क्रियान्वयन किया। गांधी जी ने आजादी के बाद स्वदेशी और स्वावलंबन
इसका उद्घोष, इसका विचार, इसका क्रियान्वयन करवाया पंडित दीनदयाल उपाध्याय। आज भारत विश्व की एक महाशक्ति करके उभर रहा है। उसकी नींव के पत्थर बहुत से हैं, लेकिन सबसे बड़े पत्थर यही दो महापुरुष हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, महात्मा गांधी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। कैसा हिसाब था आप देखिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, उसके नाते से नहीं, जीवन में कैसे आगे बढ़ना, इन दो महापुरुषों को अवश्य पढ़ना। अगर मोदी जी से पूछेंगे, मोदी जी यानी विश्व का सफलतम व्यक्तित्व है, लेकिन उनसे पूछेंगे कि आपका राजनीतिक दर्शक कौन है, वो दीनदयाल क्यों नाम देने वाला? हमारे से पूछेंगे, स्वदेशी के संपूर्ण करोड़ों कार्यकर्ताओं से पूछेंगे। उस महापुरुष का परसों जन्मदिन है, ये एक बात है। आप सब लोगों का सौभाग्य ये है कि आप सब लोग उस क्षेत्र की एक विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं जो क्षेत्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मभूमि माना जाता है। और इसलिए ये 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत भी यहां से है। दूसरी बात है कि स्वदेशी से स्वावलंबन का विचार जो गांधी जी और दीनदयाल जी ने दिया, आज के युग में इसकी सार्थकता है क्या? सार्थकता नहीं है। आज उसी के बल पर हमारे को बढ़ना होगा। हम भूल गए स्वदेशी को, तो क्या हालत हुई है मालूम है? दुनिया के अंदर, दुनिया का 1500 साल से अधिक तक दुनिया का सबसे समृद्ध देश रहा हुआ भारत, बच्चों के खिलौनों का इंपोर्टर देश। अरे बच्चों के खिलौने में क्या टेक्नोलॉजी है, क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या चीज है? हम 800 करोड़ का, अभी नहीं, अभी 5 साल पहले तक भी, 2014-15 तक भी 500 करोड़ के खिलौनों का इंपोर्टर थे। क्या प्रॉब्लम है? अरे कोल्ड ड्रिंक भी है बनाना हमारा देश नहीं जानता है क्या कि विदेशियों की बनी कोल्ड ड्रिंक हम पिए? छोड़ दीजिए ये पिज्जा बर्गर ऐसी छोटी छोटी चीजें। क्यों? हमने नहीं, आई एम नॉट, पिज्जा बर्गर कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन विदेशी को, अरे तुम्हारा हमारे को अपना खाद्यान्न बनाना नहीं आता। अगर हमारे को अपना होली का रंग नहीं हम बना पा रहे, होली का रंग हम इंपोर्ट कर रहे हैं, गणेश की और प्रतिमा अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्वदेशी हमसे भूल गया, स्वावलंबन पर हमने गौर नहीं किया। इसके कारण से हर चीज में हम विश्व पर अवलंबित होते गए, ट्रेड डेफिसिट बढ़ता गया और लगातार अभी भी बढ़ता जा रहा है। इसका इलाज किया है दोबारा से, जब 12 मई 2020 को 56 इंच का छाती दिखाते हुए दोबारा से भारत के प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी, आत्मनिर्भर भारत। कईयों को लगता है ये तो सामान्य बात है ना, ये 400-500 साल की स्वतंत्रता की मानसिक बेड़ियों को तोड़ने जैसी घोषणा थी। हम अब आत्मनिर्भर, हम स्वावलंबी बनेंगे, हम स्वदेशी वाले बनेंगे। 2011 के उनका भाषण है, मैं अब उसको कोर्ट में नहीं जाता क्योंकि नहीं तो थोड़ा पॉलिटिकल उसको चला जाता है, नहीं, लेकिन जब उन्होंने कहा बी वोकल फॉर लोकल, हमारे देश के दुनिया भर के हमारे अर्थशास्त्री बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, और यहां देश का प्रधानमंत्री स्वयं होकर घोषणा कर रहा है बी वोकल फॉर लोकल। ये बी वोकल फॉर लोकल का नारा देना दमदार लोग देना चाहते हैं, स्वदेशी का नारा है। और जरा ध्यान करना, इसी के सहारे, स्वावलंबन के सहारे, आत्मनिर्भरता के सिद्धांत के सहारे, स्वदेशी के सहारे ही ये देश बढ़ सकता है और बढ़ सकता है और बढ़ रहा है। लगातार इंपोर्ट और विदेशी कंपनियों के साथ रहते हुए क्या हुआ? भारत कोरोना के बाद दुनिया का सर्वाधिक बेरोजगारी वाला देश हो गया है। 37 करोड़ से अधिक युवा जिस देश के पास हो, वो तो दुनिया का सबसे वाइब्रेंट देश होना चाहिए, किंतु देश खुशहाल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अपनी युवा शक्ति को रोजगार युक्त नहीं कर पा रहे।
क्यों रोजगार युक्त नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारे दिल दिमाग के अंदर ये नौकरी का कंसेप्ट, ये जॉब्स का कंसेप्ट ऐसा गहरा बिठा दिया गया, अंग्रेजों ने बिठाया, और 47 के बाद की सरकारों ने बजाय इसके निकालने के, पॉलिटिकल लोग रहते हैं, उन्होंने अपने कुछ ना कुछ करते रहते हैं, वो जॉब नहीं दे रहे, हमारे को वोट दे दो, हम जॉब देंगे, ये देंगे, वो देंगे। बेरोजगारी का नारा उनके लिए केवल अगले इलेक्शन का जीतने का विषय होता है। लेकिन देश ने नौकरी का ऐसा दिल दिमाग में बिठा लिया, अपनी स्वतंत्रता का ये नारा था, एवरीबॉडी इज ए जॉब सीकर। मुझको नहीं लगता पिछले 70 साल में इतनी वाइब्रेंट गवर्नमेंट आई होगी। When we are going at 8.4, पिछले क्वार्टर का 13.5%, दुनिया के इकोनॉमिस्ट वो हैं उसमें है कि कैसे इतने जीडीपी निकाल रहे हो भाई। लेकिन इससे वो मजबूत सरकार नहीं होती, वो भी हाउ दे कैन गिव 9 लाख यूथ एवरी मंथ जॉब्स। कोई भी सरकार, कोई भी इंडस्ट्री, क्योंकि भारत की डेमोग्राफी ऐसी है कि एवरी मंथ, आई एम नॉट सेइंग एवरी ईयर, एवरी मंथ 9 लाख यूथ इज कमिंग टू द जॉब मार्केट। तो जॉब का कंसेप्ट हमारे को सबसे अधिक बेरोजगार बना रहा है। फिर एवरीबॉडी इज जॉब सीकर। मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाता हूं, वहां वो जॉब सीकर है। आई एम अहमदाबाद में गया, मैं वहां भी जॉब सीकर है। मैं कहा तुम्हारा बेड़ा घर को जा, आई एम अहमदाबाद, वो लोग तलाश कर रहे हैं। क्यों? कारण क्या है? इसमें टैलेंट नहीं है। अरे टैलेंट तो हमारे जैसा किसके पास है भाई? लेकिन हमने दिमाग के अंदर जॉब सीकिंग का कर दिया। हमको नैरेटिव बदलना है, हमारे को उद्यमिता पर आना है। हमारे यहां कहते थे उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निम्न चाकरी। नौकरी को हमने निम्नतम माना था। अंग्रेजों ने इसको उल्टा कर दिया। अंग्रेजों ने क्या कर दिया? अंग्रेजों ने कर दिया उत्तम नौकरी, क्योंकि उनको अपने नौकर काम चलाने के लिए, अपना शासन स्थापना के लिए नौकर चाहिए थे। उत्तम नौकरी, मध्यम व्यापार, नीच खेती कर दिया। इसलिए भारत बेरोजगार हो गया। अन्यथा 16वीं शताब्दी तक भारत में बेरोजगारी क्या होती है किसी को पता नहीं था। हमारी मूल भाषा संस्कृत में बेरोजगारी के लिए कोई पर्यायवाची शब्द ही नहीं है। कोई जानते नहीं था बेरोजगारी कोई चीज होती है। भारत को फिर से उद्यमिता के ट्रैक पर लाना है, उद्यमिता के नैरेटिव पर लाना है, एंटरप्रेन्योरशिप पर लाना है। स्वदेशी और स्वावलंबन, आत्मनिर्भर भारत का सिद्धांत भारत को उद्यमिता की ट्रैक पर ले जाने वाला सिद्धांत है। और समय जितना भी रहेगा, मैं आपको कुछ खुशखबरियां देने के लिए आऊं। भारत तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर, स्वावलंबन की ओर जा रहा है, नहीं दौड़ना शुरू हो गया है। आप कहोगे अच्छा, ये तो हमारे को पता ही नहीं था। अब हम जॉब सीकर से छोड़कर जॉब प्रोवाइडर पर कैसा आ रहे हैं? मैंने अभी के लेटेस्ट आंकड़े खंगाले। भारत में प्रतिदिन इस समय पर कंपनी रजिस्ट्रेशन हो रहा है 512, 513 पर डे। इट इज एवर हाईएस्ट। आगे चलें। भारत में इस समय पर 75,000, देश 75वां अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, और उसी दिन खुशखबरी कैसी आ रही है कि भारत 75,000 स्टार्टअप शुरू करने वाला दुनिया का तीसरा बड़ा देश हो गया। इन 75 स्टार्टअप के अंदर $260 बिलियन से अधिक की इन्वेस्टमेंट हो गई है। पाकिस्तान की जितनी टोटल जीडीपी है ना, उससे अधिक तो हमारे स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्टमेंट हो गई है हमारे बच्चों में। स्टार्टअप से आगे होता है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न क्या होता है मालूम है आप लोगों को? हाँ, क्या होता है? यूनिकॉर्न होता है $100 करोड़ की कंपनी, $1 बिलियन की जो कंपनी बन जाती है उसको बोलते हैं यूनिकॉर्न कंपनी। एक इकोनॉमिक टर्म्स में इसमें नाम चलता है।
इस समय पर सबसे ऊपर तो अमेरिका है, नंबर 2 पर चाइना है, नंबर 3 पर कौन है? 107 यूनिकॉर्न के साथ भारत दुनिया का तीसरा बड़ा यूनिकॉर्न इकोसिस्टम भी बन गया है। और मैं ध्यान कर रहा हूं, उसमें एक दूसरा वो आंकड़ा मैंने निकाला, उसमें एवरी डे थोड़ा 1-1.5-2 महीने से जो यूक्रेन वार के कारण से इफेक्ट हुआ है, डॉलर की कीमत बढ़ी और महंगाई बढ़ी, इसलिए थोड़ा फर्क आ गया है। लेकिन मैं 2 महीने पहले का मुझे अलाउ करो, मैं एक आंकड़ा कोट करता हूं। अमेरिका में हर 24 दिनों में एक कंपनी, हर 18 दिनों में एक कंपनी यूनिकॉर्न कंपनी बन जाती है। चीन में हर 24 दिन में एक बार बन जाती है। भारत में हर 10 दिन में एक कंपनी यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। भूल जाइए अमेरिका को, भूल जाइए चाइना को, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप और यूनिकॉर्न कंपनी वाला देश बन गया। 1965-66 में जब भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, 64 में नेहरू जी का देहांत हुआ, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर, उस समय पर देश में खाद्यान्न का संकट था। शास्त्री जी को अमेरिका के साथ पीएल 480 का एक समझौता करना पड़ा था कि हमारे को गेहूं दे दो, हमारे लोग भूखे मर रहे हैं। और शास्त्री जी को अपील करनी पड़ी थी कि दुनिया के लोगों, उनसे तो जो मांगे, लोगों से कहा कि तुम सोमवार रात्रि का भोजन मत करो ताकि कुछ भोजन बच जाए, तो जो कालाहांडी वगैरह उड़ीसा वगैरह में लोगों को बिल्कुल भूखमरी हो रही है, उनको कुछ भोजन दिया जा सके। हमारी ये हालत थी। आज क्या हालत है मालूम है? आज हमारा एग्रो एक्सपोर्ट 4.25 लाख करोड़ रुपए का हो गया। हमारे पीयूष गोयल जी ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि हम राइस का एक्सपोर्ट रोक रहे हैं। पीयूष गोयल जी ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, बाइडेन ने फोन उठाकर मोदी जी को क्या, महाराज ये मत करवाना, मर जाएंगे हम सारे। जो अमेरिका पीएल 480 से समझौता करवाना करता था हमारे से, यानी हमारे को दबाता था, आज हमारे को कह रहे अपना चावल का एक्सपोर्ट मत करना, दुनिया भूखी मर जाएगी, यूक्रेन से वहां से चावल और गेहूं आ नहीं रहा। आज हम ऐसा बोल रहे। मैं 2 महीने पहले बेंगलोर में था, मोहनदास पाई के साथ मेरी लंबी मीटिंग थी। हम एक डिस्कस कर रहे थे वेदर वी कैन बी हैव ए $1 ट्रिलियन क्या नाम है एक्सपोर्ट ऑफ आईटी और सॉफ्टवेयर, क्योंकि भारत आईटी और सॉफ्टवेयर का बड़ा एक्सपोर्ट का हब बन रहा है। तो मोहनदास पाई ने मेरे को क्या बताया? मोहनदास पाई आपने सुना होगा, भारत का बड़ा नाम है, इन्फोसिस के को फाउंडर हैं वो, ये जो मणिपाल यूनिवर्सिटी है उसके चेयरमैन है। उन्होंने कहा श्री जी क्या बात कर रहे हैं आप, आईटी और सॉफ्टवेयर में आप अपने बच्चों की, भारत की डेमोग्राफी, भारत के युवाओं की जानते नहीं हो। मैंने कहा क्या हुआ? क्या पिछले 70-80 सालों से मिडिल ईस्ट के लोग अपने आप तेल के कुएं खोद कर दुनिया भर में तेल बेचते हैं और उसके कारण से अमीर बने बढ़ते हैं शेख सारे मिडिल ईस्ट के, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, ये वटेवर जो भी है। हमारे बच्चों ने तो भारत में आईटी और सॉफ्टवेयर के कुएं खोद दिए हैं। क्या कह रहे आप? कहते सुनो, सऊदी अरेबिया दुनिया का 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द क्या नाम है ये क्रूड ऑयल, उसका पिछले साल का क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट है $145 बिलियन का, और भारत का आईटी और सॉफ्टवेयर का पिछले साल का निर्यात है $180 बिलियन का। हमारे लड़के लड़कियों ने तो आईटी और सॉफ्टवेयर के इतना एक्सपोर्ट दुनिया में कर दिया है। क्यों? भारत अब स्वावलंबन की राह पर, आत्मनिर्भरता की राह पर, वी वांट टू बी द नेक्स्ट एक्सपोर्टर कंट्री। अभी तो थोड़ा सा अपनाया है तो ये हुआ है, और अगले 5-10 साल आगे भारत ये कर ले तो भारत दुनिया की, अभी तो हम यूके को छोड़कर पीछे पछाड़कर 5वीं बड़ी इकोनॉमी बने हैं। 2030 तक आते आते तो हम तीसरी नहीं दूसरी इकोनॉमी बन सकते हैं, और भगवान ने किया तो अगले दशक तक हम पहली इकोनॉमी बन गए। थोड़ा समय हो रहा है तो इसलिए मैं जरा उसको कट शॉर्ट कर रहा हूं अपने उसको, अन्यथा मेरे पास इस समय पर वो सूचनाएं बहुत है आपको बताने के लिए। 1-2 और बता देता हूं, बता दूं? आपको मालूम है ये यूपीआई ट्रांजैक्शन जो डिजिटल जो इस समय पर भारत जा रहा है, कितना फास्ट जा रहा है?
जरा ध्यान करना, कई लोग हमारे को लगता है हमारा तो भारत ऐसे ही है। ना 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 ना, अब वो भारत नहीं है जो पिछला था। ये यूपीआई ट्रांजैक्शन, यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस जो है, इस समय पर इसमें डिजिटल में कितना भारत आ गया है। जब ये कोरोना चला ना, तो हमारी कोरोना की ऐप थी, क्या नाम था उसका, कोरोना ऐप का, कोविड ऐप का, कोविन ऐप, आरोग्य सेतु। नहीं, आरोग्य सेतु तो एक था जो जिससे ना आपका कब इंजेक्शन लगा इसका, कोरोना वैक्सीन का, कोविन है, कोविन है। सुनिए, मेरे को यूएस से मेरे एक मित्र वगैरह वो कह लगे, अमेरिका में आज भी वो सिंपल कंप्यूटर से पर्ची निकाल कर देते कि आपका पिछला इंजेक्शन इस दिन लगा था, अगला नेक्स्ट इंजेक्शन इस दिन लगाना। मैं क्यों, क्या लगे अमेरिका के पास कोविन और इतनी डिजिटल टेक्नोलॉजी ही नहीं है जैसी आप लोगों के पास है। मैं मुंबई एयरपोर्ट पर उतरा तो वहां चेक कर रहे थे कि दिखाओ, मेरे पास कोई कागज था ही नहीं, मैं तो ध्यान ही नहीं किया था कि ये भी चेक नहीं होगा। अब मैं फंस गया, मोबाइल मेरा बदला हुआ था। उसने वो कहा कि आपने दूसरा कोविड का इंजेक्शन, इसका वैक्सीन लगाई है। मैंने कहा हाँ लगाई है। क्या दिखाओ, तो मैंने कहा मेरे पास पर्ची है नहीं। क्या आपके मोबाइल में होगी? मैंने कहा हाँ। मैंने मोबाइल खोला तो मोबाइल मेरा नया था, वो मैंने पहले लगाया था, मेरे मोबाइल में भी नहीं है। मैं फंस गया। वो कहा आप खड़े जाओ, आप तो नहीं जाने देंगे बाहर, कि आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए। मैंने तुरंत, मेरा सहायक है यहाँ पर विजिट, उसको फोन किया। मैं कह रहे मेरे पास मोबाइल नया है, मेरा सेकंड वो हुआ है। तो कहते क्या अंकल आपको क्या दिक्कत है? मैं क्या दिक्कत है? कहते चलो आप ये निकालो, टिक 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 टिक। मैंने निकाला तो तुरंत आ गया मेरा कब इंजेक्शन फर्स्ट हुआ था, कब सेकंड हुआ था, सारा वैसे मैं उनको दिखा भाई, प्लीज सर बी आउट। भारत का फास्टेस्ट वैक्सीनेशन होने में एक बड़ा कारण था हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी में हम इतने आगे बढ़ गए थे। इस समय पर भारत का यूपीआई का ट्रांजैक्शन पर मंथ 625 करोड़ का है। और यहां बता दूं, अमेरिका और चीन का दोनों का मिलाकर 520 करोड़ का है, हमारा अकेले का 625 करोड़ का। इसलिए मैं बता रहा हूं, आप सब लोग तैयार हो जाओ। हमारी संस्कृति यूनिवर्सिटी के तो खासकर स्टूडेंट, मैं तो आज सचिन जी से बाद में कहने वाला हूं, ये 8,000 का 8,000 लड़का, बाद में कहने वाला हूं, ये 8,000 का 8,000 लड़का इकोनॉमी हमारे को बनाना है। उसके लिए स्वदेशी और स्वावलंबन का आह्वान करें। भारत तैयारी कर रहा है, समय की सीमा रहती है। अगर मैं रहता तो आप लोगों, वैसे मैं कल तक हूं यहाँ पर, देखूंगा कुछ विषयों के लिए, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं क्योंकि मैं सारे देश में घूमता हूं। स्वावलंबी भारत अभियान इस समय सारे देश में चल रहा है। हमारे देश के 22 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर उसको चला रहे हैं। हमारे श्रीमान अरुण जी उसका एक पार्ट है, क्या नाम है। लेकिन संपूर्ण देश में ये जॉब सीकर से जॉब गिवर की मेंटेलिटी लाने के लिए, उद्यमिता के लिए, स्वावलंबन के लिए संपूर्ण देश में अभियान चल रहा है। और हमारा डिजिटल वो प्लेटफॉर्म भी है mysba.co.in। आप लोग उसमें ज्वाइन करिए एज ए वॉलंटियर, जो उसमें ज्वाइन करता है जरूर करिए। लेकिन आपको बता रहा हूं, अगली शताब्दी हमारी है, अगला दशक हमारा है। अगला दशक हमारा नहीं, अगली शताब्दी हमारी है। मैं तो स्वदेशी का प्रचारक हूं, मैं तो कहूंगा ही, मेरे को क्या है, मैं तो देश को चाहता हूं, मेरा देश तो सबसे आगे हो जाए, ये कुछ खानदान नहीं है ना। मैं कहूं कि अगली शताब्दी हमारी है तो भारत का लगेगा, अमेरिका वाला अमेरिका लगेगा। लेकिन बिग फोर माने जाते हैं, जो दुनिया भर की सबसे बड़ी कंपनियां मानी जाती है बिग फोर, उनमें से एक है डिलॉयट। उस डिलॉयट का सीईओ बॉब स्मिथ शायद नाम है, थोड़ा सा फर्क हो सकता है, बॉब तो पक्का स्मिथ है या स्टीवन है, समथिंग बटेगा। उसने एक टाइम्स ऑफ इंडिया में अभी 10 दिन पहले इंटरव्यू दिया है, नॉट द नेक्स्ट डिकेड बट द नेक्स्ट सेंचुरी रिलेट टू भारत। इसलिए मैं समाप्त करते हुए, एक प्रचारक स्वदेशी का हूं, लेकिन एक विदेशी को इसलिए कोट कर रहा हूं कि वो भारत के बारे में कैसा सोचते हैं या उनका वैचारिक पक्ष क्या है। तो विक्टर ह्यूगो, यूरोपियन एक दार्शनिक हुआ है, विक्टर ह्यूगो ने का एक वाक्य बड़ा प्रसिद्ध है, वो है नथिंग कैन स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज कम। दुनिया में उस विचार को कोई नहीं रोक सकता जिसका समय आ गया हो। इसलिए मैं कहता हूं, भारत में स्वदेशी का समय आ गया है और दुनिया में भारत का समय आ गया है।
और आने वाले दिनों में केवल हमारा मथुरा नहीं, ना, सारा उत्तर प्रदेश, और योगी जी का उत्तर प्रदेश नहीं, सारा भारत, और सारा भारत नहीं भाई, दुनिया के सभी 210 देश अगले दिनों में एक ही उद्घोष करने वाले हैं, और वो उद्घोष होगा भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज